जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स के एक नए एपिसोड में। आज जिस शख्सियत को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। जब हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस सीखने का मौका मिलेगा। आज जो गेस्ट हैं, आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज कैरियर विद अ ड्रीम टू pursue a job in a call center and came to गुड़गांव। उन्होंने लगभग 10 के करीब कंपनियां चेंज की हैं 13 साल में, और एक नॉर्मल एम्प्लॉय से जो 9 से 5 की नौकरी करता था, वहाँ से उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेटअप किया है। तो आइए स्वागत करते हैं विनय सोम का। विनय सोम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रवि। विनय सोम ने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की, और एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करते ही उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज़ ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज एंड सिक्योरिटी कंसल्टिंग, अनदर इज़ कार्गो ऑन व्हील शुरू की है। और आज 3 साल में इन दोनों कंपनियों का टर्नओवर 10 करोड़ एनुअल है। सो बहुत बहुत बधाई हो विनय आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच रवि, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन टू कम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। आपसे आपकी जर्नी के बारे में शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हेल करते हैं और कैसे कैसे जॉब करके आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। रवि, अबाउट मी, मैं वैसे रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, सो मेरा जन्म रुड़की में ही हुआ है। और 2000 से लेकर 2007 तक फादर साहब की पोस्टिंग अम्बाला हुई थी, जहाँ पर मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन अम्बाला से कंप्लीट हुई। कॉलेज के टाइम पे नॉर्मल मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, जिसमें एनसीसी एक इकलौता ज़रिया था जो कॉलेज में जिसने हमें मौका दिलाया कि 3 साल हम पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में कुछ टाइम गुजार सकें। हमेशा से मैं एक आर्मी एस्पिरेंट रहा हूँ। मैंने करीबन 7 बार एसएसबी दी है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, बट आई थिंक दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। 2007 में स्कूलिंग करने के बाद सीधा ही मैं दिल्ली आ गया था। तो मैंने 2008 जनवरी में IBM दक्ष करके कंपनी होती थी उस वक्त गुड़गांव में, मैंने वो ज्वाइन की थी। और शायद मेरी फर्स्ट सैलरी मैं उसको कहूँगा तो इट वाज 11,500 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें हमें 9 घंटे फ्लोर पे गुजारने होते थे, और नॉर्मली US या UK के टाइम को मैच करके हमें अपनी जॉब आवर्स कंप्लीट करने होते थे। राइट। और उसके साथ साथ धीरे धीरे मैं एक जॉब हॉपर रहा हूँ, कंपनियाँ चेंज करते करते मैं फाइनली अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी में पहुँचा, जहाँ पर मैंने एज अ डायरेक्टर रेवेन्यू विजिलेंस रेजिग्नेशन दिया, एंड आई स्टार्टेड माई ओन 2 कंपनीज। और वो भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट है जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, और इस तरीके से मैं एक एंटरप्रेन्योर बना। और अभी पैरेलली मैं 2 कंपनीज रन कर रहा हूँ, वन इज़ ब्लैक बॉक्स एडवाइजरीज एंड सेकंड इज़ कार्गो ऑन व्हील्स। ग्रेट। विनय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक जॉब करते हुए आपकी अच्छी खासी, जैसे आपने बताया डायरेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, वो जॉब आपने क्विट करके एंटरप्रेन्योर जर्नी क्यों शुरू की, और वो भी स्पेसिफिकली इन ट्रांसपोर्टेशन, जो एक बहुत ही लोग बोलते हैं बहुत ही टीडियस टास्क है ट्रांसपोर्ट्स को मैनेज करना, स्पेसिफिकली ड्राइवर्स को, ट्रक्स को, है ना, बहुत सारे रिस्क रहते हैं इसके अंदर। तो वाई, पहली बात तो क्यों एंटरप्रेन्योर जर्नी, दूसरा बात वाई ओनली ट्रांसपोर्टेशन। सो सी रवि, अगर मैं रिलायंस, मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे मैं एज अ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया था, एंड आई थिंक रिलायंस वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल काम किया है। सो मेरे 13 साल की जर्नी में द लॉन्गेस्ट टेन्योर वाज विद रिलायंस एज अ सिक्योरिटी ऑफिशियल। जो भी मैं हूँ आज एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, रेस्ट ऑफ कोर्स रिलायंस की देन है, हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। बट आफ्टर रिलायंस आई ज्वाइंड कंपनी नेम फ्लिपकार्ट। यू मस्ट बी अवेयर, आज की डेट में अगर हम बड़े बड़े जाइंट्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट इज़ वन ऑफ द कंपनी। वहाँ पे मेरा बहुत छोटा टेन्योर रहा, ऑलमोस्ट 10 months आई वाज देयर इन फ्लिपकार्ट एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और उसके बाद मैं वापस इसी फील्ड को कंटिन्यू करते हुए लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी, जो कि आज की डेट में एक यूनिकॉर्न कंपनी है, उसको मैंने ज्वाइन किया। और
वहाँ पे भी मेरे 2 साल बहुत अच्छे चले, बट एज आई टोल्ड इन बिगनिंग के मैं एक जॉब हॉपर रहा हूँ. सो आई गॉट अनदर ऑफर, कंपनी नेम, देयर वाज अ कंपनी स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक्स, जिसको बाद में डिलीवरी ने ही एक्वायर कर लिया. मैं उसका कंट्री हेड था सिक्योरिटी में, और वहाँ पे भी मैंने 10 महीने बिताए. एंड इस तरीके से लास्ट कंपनी डिलीवरी क्यों बनी मेरी, डिलीवरी मेरा सेकंड टर्म था. फर्स्ट टर्म मैंने लगभग 2.5 साल गुजारे, फिर 10 महीने मैंने स्पॉट ऑन में गुजारे, और फिर मैं वापस डिलीवरी आ गया. अब 2020 में हम सब ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, जो था कोविड. करेक्ट. अब आपका सवाल आता है कि मैंने क्यों एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ के एक एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, और दैट टू इनटू ट्रांसपोर्टेशन. एब्सोल्युटली. 2014 में मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन की थी, और 2020 तक, यानी कि 6 साल ऑफ माई लाइफ वॉज इनटू लॉजिस्टिक्स ओनली. लॉजिस्टिक्स में भी द फास्टेस्ट सप्लाई चेन अगर हम बात करें तो आज की डेट में ई कॉमर्स इंडस्ट्री है. करेक्ट. इसके बाद जितनी भी सप्लाई चेन है वो सब या तो OEM बेस्ड हैं, या नीड बेस्ड हैं, या कस्टमर डिमांड बेस्ड हैं. बट ई कॉमर्स की हम बात करें तो आज की डेट में सेम डे डिलीवरी का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है. एब्सोल्युटली. सो लॉजिस्टिक्स को मैंने ए से लेके, आई वुड नॉट से जी तक, एंड तक पूरा समझा. बट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या क्या लूप होल हो सकते हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में, कवरिंग वेयर हाउस एंड इन ट्रांजिट सिक्योरिटी ऑफ मैन एंड मटीरियल बोथ. राइट. ये इन 6 सालों में इन 2 या 3 कंपनी में, आई वुड से स्पॉट ऑन, डिलीवरी एंड फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो लॉजिस्टिक कंपनीज. मैंने कॉस्ट वाइज जब इस बिजनेस को समझा तो द मैक्सिमम कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व टू रन अ शो इन सप्लाई चेन इज ट्रांसपोर्टेशन. और उस ट्रांसपोर्टेशन में अगर ऐसे चैलेंजेस एक क्लाइंट को आते रहेंगे कि कभी चोरियां हो जाती हैं, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी ड्राइवर इश्यूज हो जाते हैं, कभी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, सो जो कमिटमेंट है ई कॉमर्स कंपनीज का वो फुलफिल नहीं हो पाता. एब्सोल्युटली. सो सर्विस इंडस्ट्री के लिए योर कमिटमेंट इज एवरीथिंग. सो 6 साल में ये समझने के बाद मैं इस बिजनेस के इतने क्लोज आ गया कि मैंने सोचा कि I would like to start a company which will provide safe and secure transportation to the client. Right. So I am not a traditional transporter. I am a modern transporter. So what is the difference between traditional and modern? So difference between traditional and modern is आज की डेट में भी आपको ऐसे अगर हम याद करें कि कभी ट्रक का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कोई सरदार जी और ट्रक चला रहा है. बचपन में हमने हमेशा यही देखा है. So कोई जनरेशन जिसने 1950 के दशक में ट्रांसपोर्टेशन में कदम रखा होगा और आज भी अगर वो सरवाइव कर रही है तो दैट विल बी द थर्ड जनरेशन. बट पुराने ट्रांसपोर्टर्स और नए ट्रांसपोर्टर्स यानी कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टर्स में डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का. ओके. डिफरेंस है प्लेटफॉर्म का. डिफरेंस है कम पैसे में अच्छी सर्विसेज कैसे देनी है. ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर्स जो मैंने अपने 3 साल में सीखा है वो कमिटेड होते हैं अपने बिजनेस को और अपने कॉस्ट को लेकर के, बहुत स्पेसिफिक होते हैं. 50,000 रुपये में यहाँ से मुंबई जाने का भाड़ा लूंगा तो मतलब लूंगा. आपको मेरे साथ काम करना करिए, नहीं करना मत करिए. बट इन कंपनीज के आने के बाद उन लोगों को भी ये समझ में आ गया कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है. तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लॉजिस्टिक कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो वो हर जगह पे, बट मैं फिलहाल लॉजिस्टिक की बात करूंगा. तो उस सिचुएशन में उन लोगों ने उस मॉडर्न ट्रांसपोर्टर बनने के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ हाथ मिलाना, जैसे कि आपका GPS लॉक हो गया, GPS इनेबल सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है. सो मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को लेकर के चला हूँ अपनी कंपनी में. राइट. सो आई हैव ऑल दीज इक्विपमेंट्स विद मी और इसी को मैं मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन बोलता हूँ. ओके. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जॉब के साथ एक एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे शुरू की, कैसे दोनों को बैलेंस किया, कैसे मैनेज किया? अब हुआ क्या रवि, 2020 अगस्त 7th वाज माय लास्ट वर्किंग डे एज एन एम्प्लॉय. 20 अगस्त 7 अगस्त 2020. ओके. सेकेंड लॉकडाउन. ओके. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जब पूरी दुनिया जॉब्स को लेकर के कंसर्न थी, अपने ब्रेड एंड बटर को लेकर के कंसर्न थी, सुबह से शाम तक क्या होगा, नोबडी वाज नोइंग इट.
उस टाइम पे आई डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन वेयर आई वाज गेटिंग हैंडसम सैलरी. But why in that critical juncture of the entire world was facing? I mean, you are touching a very important point which is very close to my heart. Why? मैं शुरू से एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय रहा हूँ. मेरी आदत रही है, आई एम अ रेस्टलेस मैन. मैं आराम से कहीं पे टिक के नहीं बैठ सकता. सो जो मेरा सेकंड पोर्टफोलियो मुझे मिला था, दैट वाज मेजरली इनटू अकाउंट रिसीवेबल. सो माय टास्क वाज टू गेट इन टच विद दोज क्लाइंट्स वो किसी डिस्प्यूट्स की वजह से हमारे साथ छोड़ के जा चुके थे, यानी कि लॉजिस्टिक कंपनी का साथ छोड़ के जा. आई यूज्ड टू गेट इन टच विद दोज क्लाइंट्स, यूज्ड टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स एंड यूज्ड टू रिकवर द अमाउंट which was either they were not paying because of disputes or they did not want to pay. जो करना है कर लो. So both ways. So मेरा तरीका ऐसा था कि I always approach my client very politely, और शायद हमारी केमिस्ट्री इतनी जल्दी मैच हो जाती थी. I used to recover a good amount for the organization. If I remember, मैंने सेकेंड जर्नी में somewhere around 9.5 CR उनको 19 महीने में रिकवर करके दिया था. During your when you're employee. जो एम्प्लॉय. अच्छा. सो मार्च में जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सारी कंपनीज ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था. सो जब लॉकडाउन लगा तो सबका बिजनेस उथल पुथल हुआ. अब जो मेरा काम था विच वॉज आई वुड से रिकवरी, अब वो रुक गया. एक आदमी, एक कंपनी जो ऑलरेडी परेशान है और अब मैं उससे पैसा मांगने जाऊंगा तो वो नहीं देगा. ऊपर से कोविड प्रोटोकॉल्स, मैं नहीं जा सकता. सो मेरे पास काम लगभग खत्म हो गया. बट अगेन आई वुड बी थैंकफुल टू द कंपनी के डिलीवरी हैज नेवर फायर्ड एनी पर्सन ड्यूरिंग द कोविड. सो लास्ट जो मेरा 19 महीने का सफ़र था वो एंड इस तरीके से हुआ कि मैंने सोचा कि ये जो हेल्प है, लाइजनिंग हो गया, पुलिस हेल्प हो गया, उस टाइम पे लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी स्मॉल सेंटर्स को ओपन करने में. सो अपने मेहनत से या अपने कॉन्टैक्ट से मैंने काफ़ी सारी कंपनी, नॉट ओनली डिलीवरी बट जहाँ पे भी मेरे आप जैसे कोलीग्स काम करते हैं, जिसको जो दिक्कत आई मैंने उनकी हेल्प की, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ब्रेड एंड बटर के लिए मैं कार्गो ऑन व्हील्स को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं उस बिज़नेस को समझ चुका था. और ब्रांड के लिए विनय एज अ पर्सन शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, नॉट एज अ ट्रांसपोर्टर. So my primary business is security only. Right. So Black Box Advisories ने इस तरीके से स्टेप इन किया और कार्गो ऑन व्हील्स मेरा एक ब्रेड एंड बटर का हिस्सा बनी, जो मुझे एक्चुअल में पैसा कमा करके देने वाली थी. बट वो सारा का सारा पैसा इज गोइंग टू गेट इन टू द सिक्योरिटी फॉर द रिसर्च एनालिसिस. एंड जो हम आगे डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा क्या क्या मैंने इन 3 साल के अंदर फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ ट्रांसपोर्टर आई हैव क्रिएटेड फॉर देम. बट विनय, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने 7 अगस्त आपने बताया कि आपने वो रिजाइन दिया है. सेकंड कोविड. दूसरी चीज़ ऊपर से कोविड था जहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, जीरो थी, राइट. उस समय पे आपने ये डिसीजन लिया. सब नंबर 1 इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, ठीक है. नंबर 2 इज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी उस समय और कैसे मैनेज किया आपने उन चीज़ों को? अगर आप फाइनेंसिस की बात करोगे तो रवि, आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बिज़नेस कभी भी करूँगा. बट वो 3 महीने का कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, आई वुड से कि मैंने कंपनी से काम मांगा और मुझे काम नहीं मिला. और काम मांगा इन कंपनी से कैसे काम मांग सकता है कोई? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा जो डिपार्टमेंट था दैट वाज ओनली AR. इट वाज बाउंडेड विद सम बाउंड्रीज के मैं इससे बाहर नहीं जा सकता. मेरे को एक लिस्ट मिलती थी क्लाइंट की, इनका 20 करोड़ पेंडिंग है, मुझे उनको अप्रोच करना है, उनसे मीटिंग्स करनी है बैक टू बैक, उनके डिस्प्यूट सॉल्व कराने हैं और वो पैसा वापस लेके आना है. अदर देन मनी मैं करीबन 1 करोड़ रुपए के क्लाइंट्स भी वापस लाया जो बिजनेस छोड़ के जा चुके थे. मंथली बिलिंग की मैं बात करूँ, 1 करोड़ पर मंथ बिलिंग, जो किसी वजह से क्लाइंट्स नाराज होकर के दूसरे सर्विसेज पे जा चुके थे. मैं उनको वहाँ से आई ब्रॉट देम बैक टू द ओरिजिनल प्लेटफॉर्म ऑफ डिलीवरी. ओके. सो उस सिचुएशन में मुझे लगा कि यार मैं घर नहीं बैठ सकता. सो आई स्टार्टेड डिमांडिंग वर्क सिंपली इनटू सिक्योरिटी ओनली, कि यार जब इतने चैलेंजेस इन सब लोगों को आ रहे हैं
सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी को भी तो चैलेंजेस आ रहे होंगे, Absolutely. दो डिलीवरी हैड अ बिग टीम, बट मैं एक छोटा सा योगदान भी दे सकता था, जिसके लिए आई वॉज नेवर आस्किंग कि मेरे को उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। मेरे पास टाइम था, मेरे पास काम नहीं था, तो मैं एक्स्ट्रा काम करना चाहता था। आई वुड नॉट गेट इन टू डीप रवि, आई मीन इट विल बी टू पर्सनल, बट यस उस चीज़ ने मुझे 3 महीने जो फर्स्ट लॉकडाउन में घर पे रहा एंड आई डिड नॉट हैव मच वर्क, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजता था, रिमाइंडर मेल्स क्लाइंट को, फोन कर देता, सर देख लेना, कुछ हो जाए तो करा देना, बट प्रैक्टिकली उन सब की सिचुएशंस बेकार थी। एब्सोल्युटली। सो उन लोगों को अप्रोच करते करते मैंने रियलाइज किया कि यार ठीक है, आई एम गेटिंग गुड सैलरी, बट ये कब तक चलेगा? क्या मैं आई विल एंड अप माई करियर बीइंग अ सिक्योरिटी रिकवरी एजेंट काइंड ऑफ थिंग, मार्केट में वसूली भाई की तरह अगर मार्केट में नाम चला गया कि यार पैसा रिकवर करना है तो विनय के पास जाओ, नो, आई एम नॉट दैट पर्सन, इट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्क, राइट, इट इज नॉट माई वर्क। सो दैट इज वन जिसने मेरे को डिराइव किया इस तरफ कि यार नहीं, आई शुड गो एंड बिकम, आई शुड गो एंड डू स्टार्ट दिस ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी, और इस पर मैं सिक्योरिटी का काम करूंगा। उसके साथ साथ जो ये हेल्प मैंने की थी लोगों की विदाउट एनी ग्रीडीनेस और समथिंग, मैंने उसको पॉजिटिव वे में ऐसे लिया कि यार ये सिचुएशंस तो आए दिन आती हैं, कहीं पे कोई बाउंडेशन आ जाती है, आज ये सेंटर बंद कर दो ड्यू टू दिस, कहीं पे कोई इशू हो जाता है, डेली प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो मैंने कहा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी अगर मेरे को मिलते रहेंगे, लाइजनिंग के और इन्वेस्टिगेशंस के, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी लोग हायर करते हैं, एब्सोल्युटली, एंड जो एक्सपीरियंस मैंने कोलैबोरेट किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स इन लॉजिस्टिक्स, वो सब मेरे काम आएगा। सो वन थिंग कि मेरे को ये समझ में आ गया था कि अब कुछ खुद का स्टार्ट करना है, डोंट वांट टू एंड अप एज अ रिकवरी एजेंट। सेकंड, ये जो कोविड में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों की हेल्प करने की, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये कैश भी हो सकती है, मैं इन चीज़ के लिए चार्ज भी कर सकता हूँ। सो 7th August लास्ट वर्किंग डे, 8th August को आई अनाउंस्ड ऑन लिंक्डइन that I have started my own company as Black Box Advisory. Cargo on Wheels was not in picture initially. But you started Cargo on Picture first? No, Black Box I've started first. Okay. I published that I've started this company as a consultancy. People can approach me for these services. Right. Cargo on Wheels was under pipeline. वो एक ट्रकिंग का था, तो इट टेक्स टाइम, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स यू नीड टू क्लियर अप, देन ओनली यू बिकम वेंडर। सो आई वाज फुलफिलिंग दोज डॉक्यूमेंट्री वर्क्स एंड आई वाज अरेंजिंग द बेस्ट डील फॉर मी इन द मार्केट, ट्रक्स रेंट पे लेने थे। अगस्त में आपने रिजाइन दिया और 8 अगस्त को आपने अनाउंस किया, तो फर्स्ट कस्टमर आपको, फर्स्ट क्लाइंट बेसिकली कब आप अप्रोच किया फर्स्ट क्लाइंट? अगर मैं फर्स्ट क्लाइंट की रवि बात करूं, देन यस, जो मैंने कोविड में हेल्प की थी, आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू टेक द नेम of that person who actually came out to be the blessing of God. When I left the organization, my last salary came in September as an FNF. So मुझे पता था कि सितंबर के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आने वाला है। फर्स्ट थिंग जो मैंने की थी वो ये की थी कि एक पर्सनल लोन मैंने लिया था। I always took care of my CIBIL score during last 13 years of as an employee. मैंने कभी भी बैंक्स के साथ कुछ लेफ्ट राइट नहीं किया, तो मुझे पता था कि अगर मैं कभी स्टार्ट करूंगा तो सिबिल विल बी माई DNA इन फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज अ पर्सन, ये सब कुछ बता देगा मैं कैसा इंसान हूँ। सो मेरे फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। मैंने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उसकी मैंने प्लानिंग की थी, विच आई विल शेयर हाउ आई मैनेज दैट थिंग। सेकेंड, हमारे सीनियर हैं विच यू मस्ट बी नोइंग, अभिनव मिश्रा सर, राइट, he is heading security in Expressbees right now. He trusted me and he has offered me the retention, a good amount of retention. That time his company was having the same issues of account receivable. Okay. There was a pending amount जो मुझे recover करना था. But I would say unfortunately I would say that was the bad time कि मैं उनको उतना expectation नहीं दे पाया which he was expecting. But still he managed to help me out for almost 6 months. Wow. So the first crucial 6 months I was having fixed stipend, I would say, जो मुझे पता था कि फलाना तारीख को सर की तरफ से आएगा. I tried my level best to give
output out of that stipend, but due to COVID I could not do it. कोविड से लोग रिवाइव कर रहे थे तो इमीडिएटली पैसा निकालना बिजनेस से वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट 6 महीना अभिनव सर वॉज अ ब्लेसिंग। और अक्टूबर में मैंने कार्गो ऑन व्हील्स को भी लॉन्च कर दिया था आफ्टर 3 months। ओके, सो कार्गो ऑन व्हील्स की इफ आई वुड से द फर्स्ट बिलिंग व्हिच हैपेंड इन दिसंबर। सो ब्लैक बॉक्स एडवाइजरी की नेक्स्ट मंथ 25 अगस्त को आई साइंड अग्रीमेंट विद एक्सप्रेस बीज। 8 अगस्त। So he only approached you or you approached him? I approached him. Okay. And he said yes. I would say I think before resignation also I discussed that I'm thinking about this. So he said go ahead. He did not say I will hire you, but he said Vinay, you have caliber, you can do it. Right. Go ahead. So this is how my journey started, and 6 महीने बोलता हूँ किसी बिजनेस को क्रूशियल होते हैं, आपको दिख जाता है आप टिकोगे नहीं टिकोगे, बट मैं टिक गया। एंड वहाँ से लेकर के रवि इट्स बिन 3.5 years ऑलमोस्ट, आई हैव नेवर टर्न बैक। बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड विनय दैट ये जो क्रूशियल 6 months आपने बताए हैं, 6 months में बिजनेस एक खड़ा करना नंबर 1, और दैट टू इन दैट वोलेटाइल सिचुएशन जहाँ पे पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है खुद को सरवाइव करने के लिए, मीन्स देयर लाइफ को सरवाइव करना, नॉट अबाउट द बिजनेस। तो नंबर 1 इज अ वेरी बोल्ड स्टेप, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू अबाउट योर स्टेप। सेकंड थिंग इज वो 6 महीने, ठीक है आपने बताया कि आपकी तरफ से एक सर की तरफ से आपको एक हेल्प मिली जिन्होंने आपको हेल्प किया और आपने एक पर्सनल लोन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये पॉइंट या ये क्वेश्चन मार्क तो रहा होगा यार 6 महीने के बाद क्या, क्योंकि 6 महीने नहीं चला तो क्या करोगे? अगेन रवि आई वुड से कि योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ही पता होना चाहिए कि अभी हम बच्चे नहीं हैं। 3 साल पहले अगर मैं बोलूँगा टुडे इफ आई एम 36, 3 साल पहले 33 का रहूँगा, सो हाफ ऑफ द एज इज़ गॉन। सो 33 साल की एज में एक ऐसा डिसीजन लेना, आई न्यू इट, या तो मैं ज़ीरो हो जाऊँगा। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे कि सवाल मेरा पूछने का मकसद है कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, मेरे को अभी भी मिले हैं और मिलते रहते हैं हर बार। वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब को क्विट करते हैं, एक बिज़नेस शुरू करते हैं, साल 6 महीना है ना 1.5 साल वो चलाते हैं, वो नहीं सक्सेस होता, फिर क्विट करके वापस से वो जॉब में चले जाते हैं। जस्ट वाई मेरा रीज़न था ये। सो आई वुड रीफ्रेज योर क्वेश्चन एंड आई वुड से कि यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वो फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज हुए। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेज करना एक था। I mean, it's a good question. I would definitely would like to answer this thing. मैं शुरू से बहुत बढ़िया मनी प्लानर रहा हूँ। अब वो जो 10 लाख लोन वाली मैंने बात कही थी, अब रवि मैं बता ही देता हूँ कि वो 10 लाख कैसे मैनेज हुए थे। मेरे पास फिक्स लाइबिलिटी थी उस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। लाइबिलिटी इन द सेंस? मेरी 2 EMI। ओके। तो सैलरी मेरी ऑलमोस्ट घर खर्च चलाने के बाद पूरी सैलरी EMI में जाती थी। अब 10 लाख रुपए में से अगर मैं 1 लाख रुपए की EMI निकाल दूं तो 10 महीने में 10 लाख खत्म होने वाले थे। बहुत कैची चीज़ें हैं। आई वुड से के यू विल लाइक इट एंड यू विल डेफिनेटली से कि यार अगर कोई चाहे तो कर सकता है। इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। सो सर का अमाउंट भी मैं लेट मी डिस्क्लोज इट। आई वॉज गेटिंग 65,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम that contract had. Yeah. Okay. 65,000 per month. September my FNF is over. October first week EMI had to go. 10 लाख के लोन की भी एक EMI बनी होगी। Correct. What I did, I saved 6 months amount. 6 लाख रुपए मैंने उस 10 लाख में से निकाल के मेरे उस अकाउंट में डाल दिए जहाँ से EMI कटनी थी। Right. Point number 1. 6 महीने तक अब मुझे EMI नहीं देखनी। क्लियर है? जो रही आपकी लोन से मैं भूल गया वो 6 लाख का लोन लिया था मैंने। 4 लाख रुपए मेरे पास बचे प्लस सर का जो अमाउंट आ रहा था। इस पूरे पैसे से आई सेव्ड माई फैमिली, रेंट, बच्चे की स्कूलिंग एंड उस 10 लाख रुपए का लोन की EMI। 65,000 रुपए में मेरा ये 3 चीज़ें मैनेज हो रही थी। आई वॉज 1 मैन आर्मी, आई वॉज नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉय, एनी ऑफिस, नथिंग। माई एड्रेस वॉज माई फ़ोन नंबर।
और माई ईमेल एड्रेस। ओके। देयर वाज नो ऑफिस स्पेस, नथिंग। घर में मैंने एक कमरे में कोने में एक टेबल कुर्सी लगा लिया था, उसी पे से मेरा ऑफिस चल रहा था। मीटिंग्स के लिए मुझे जाना होता था तो उसके लिए गाड़ी थी। अब EMI एक बार मैंने सेट कर दी तो मेरे दिमाग से वो टेंशन 6 महीने की ख़त्म हो गई। सर का जो स्टाइपेंड आते उससे मेरा घर चल रहा था, इसके अलावा मेरे पास कोई और एक्सेस नहीं था। Why I have launched my company in October, Cargo on Wheels second, because I knew it, the huge money is involved in this business, which is a rotational money. Right. Point to be noted here is, first truck of your life will be your investment. First truck. उसको खरीदने के लिए what do you need? A good banking, a good CIBIL score, a good company contract. Absolutely. Without contraction, Right? truck is of Plus, use. बैंक विल सी कि पैसा वापस कैसे आएगा मेरे EMI का। जॉबलेस, पॉइंट नंबर 1। एक अग्रीमेंट 65,000 रुपीज़, ऊपर से 1 लाख रुपए का EMI जो पीछे से लाइबिलिटी मेरा चलता आ रहा है। करेक्ट। राइट। इन सारी चीज़ों को देख करके आई गॉट माई फर्स्ट लोन फाइनेंस्ड बाय NBFC. Bank have denied, all banks have denied. NBFC सुंदरम फाइनेंस, उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट ट्रक फाइनेंस किया। आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहा, लेकिन वो फर्स्ट ट्रक वाज माय लिटरल इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ दोज 4 लाख रुपीज जो मैंने उस लोन में से बचाए थे, आई रैन माई कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑन रेंटेड मॉडल। रेंटेड मॉडल मींस ट्रक ऑन द रेंट। मैंने कोई ट्रक नहीं खरीदा। मैंने उस 4 लाख का एक ROI निकाला अपने दिमाग में कि दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आई एम पेइंग टू द बैंक। था तो वो 10 लाख का, लेकिन जो 4 लाख मुझे बचे थे, इसी 4 लाख का मुझे सोच के चलना था, इस 4 का 4.5 कैसे बनाना है। 50,000 तो आना चाहिए। सो इस पूरे मॉडल को समझने के लिए व्हेन यू विल गेट इनटू दिस देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एब्सोल्युटली। बट यस, बिजनेस रन्स ऑन ROI, एवरीबडी नोस। हवा में कोई ऐसे बिजनेस करे नहीं चलता है। उस पैसे को मैंने उसी तरीके से यूटिलाइज किया जिसने मुझे 6 महीने टेंशन फ्री कंसंट्रेशन दिया। राइट। और वो 6 महीने का कंसंट्रेशन वर्कड आउट एंड आई गॉट माय फर्स्ट पेमेंट इन दिसंबर। सो आई स्टार्टेड माय कंपनी, फर्स्ट कंपनी इन अगस्त, 25 अगस्त को फर्स्ट डील मेरी एक्सप्रेस बीच से होती है। मेरे को पैसा आता है, स्टाइपेंड शुरू होता है, स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। सेकेंड कंपनी अक्टूबर में लॉन्च करता हूँ आफ्टर गेटिंग ऑल क्लियरेंसेज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री पार्ट प्लस ये वो करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आई बिकेम वेंडर ऑफ वन ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हीं के साथ मुझे फर्स्ट एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मेरी एक गाड़ी थी जो पानीपत से मुरादाबाद जाती थी, बस पर डे ट्रिप मारती थी, 30 दिन के 30 चक्कर इनटू एक्स अमाउंट। दैट रीच टू 2,50,000 रुपीज ऑफ माई फर्स्ट बिल, 2.5 लाख रुपए का। अब किसी भी ट्रक को रन करने के बेसिक कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट। EMI, nobody can compromise. फिक्स्ड आपका लाइबिलिटी है, आप ट्रक खरीद लो, घर में खड़ा कर दो, आपकी EMI डे 1 से चालू। करेक्ट। सेकंड आगे पेपर्स, आप कुछ करो ना करो, साल भर के आपको पेपर एडवांस दे चुके हो आप खरीदते वक्त, विच इज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, परमिट, XYZ टैक्स, रोड टैक्स, ये वो करके ऑलमोस्ट लाख रुपए के पेपर बनते हैं एक ट्रक के। वो 1 लाख रुपए को आप पहले ही एडवांस में गवर्नमेंट को दे चुके हो, तो वो तो खत्म है, फिक्स लाइबिलिटी हो गया आपका। अब कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इतने रिच हो कि खड़े खड़े ट्रक की EMI दे दो। फॉर अ प्राइवेट व्हीकल अगर आप इसको कंपेयर करो, एक मैं 25,000 रुपये अपनी गाड़ी की EMI देता हूँ, व्हाट दैट व्हीकल इज गिविंग मी बैक? नथिंग। टोटल लाइबिलिटी। बट व्हेन यू कम इनटू द कमर्शियल थिंग, आई वुड से ट्रकिंग बिजनेस की मैं बात करूँ, तो आपने एक ट्रक खरीदा, शौक में तो नहीं खरीदा होगा, आपके पास काम होगा। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, अगर कोई भी ट्रक जो कमर्शियली इन्वॉल्व है, अगर उसका चक्का घूम रहा है ना, इट मीन्स वो कुछ कमा के ला रहा है। एब्सोल्युटली। खाली घुमाने का तो किसी को शौक नहीं है, नहीं ला रहा तो एटलीस्ट अपनी EMI निकाल रहा है। EMI निकालेगा, उसका भी बहुत बड़ा हैक है। आई मीन लॉट ऑफ, व्हेन आई सेड ना, बहुत पैसा इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? वो वॉल्यूम में इन्वॉल्व है। सो आई विल कम बैक टू माय फर्स्ट ट्रक कहानी। उस सिचुएशन में क्या होता है कि 1 महीने का मुझे एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने बिल रेज करा। आई थिंक माई प्रॉफिट वॉज ऑलमोस्ट 10% उस 1 महीने काम में। बट क्योंकि मेरा बिखरा हुआ बिजनेस था,
10% का प्रॉफिट तब मुझे फ़ायदा देता जब मेरी 10 लाख की लायबिलिटी मेरे ऊपर ना होती। एब्सोल्युटली। तो 10 लाख का लोन मैंने बिजनेस को रन करने के लिए है, जिसमें से 6 महीने की EMI तो पहले ही मैंने सेट कर दी, लाख रुपए। सो वो जो मेरा पर्टिकुलर मोमेंट था 10% वाला, वहाँ से मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहले अपने खर्चे निकालने हैं। मैं क्या खाऊं, मेरे घर में क्या बने, सेकेंडरी है। आई रिमेंबर मेरे वाइफ के और मेरे बीच में कुछ ऐसे डिस्कशंस भी हुए थे कि मुझे बिजनेस समझ में आ गया था वेरी 6 months। मैं उसका गोल्ड गिरवी रख दूं, हमने रखा भी। जब मुझे बिजनेस को बढ़ाने का वक्त आया तो शी हेल्प मी आउट। उसका गोल्ड हमने कहीं गिरवी रखा, मुठूट वगैरह पे, वहाँ से जो पैसा आया आई। सो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे सस्ता पैसा। तो मुठूट मेरे को 1% में 5 लाख रुपया दिया उसने मुझे। मुठूट को मुझे 5,000 रुपये महीना देना है, गोल्ड छुड़ाना बात की कहानी है। तो 5 लाख रुपए में मुझे 5,000 रुपये तो मुठूट को देना है। जब मैं 2.5 लाख पे 10% कमा सकता हूँ, विच इज़ 25,000 रुपीज़, तो मैं 5 लाख पे कितना कमाने वाला हूँ? 50,000 रुपये। 22,000 रुपये या 23,000 रुपये की मेरी उस लोन की EMI चली गई। 25,000 में मेरा वो लोन सेफ हो गया। अब ये गाड़ी अगर एज इट इज़ मेरी चलती रहे तो मुझे अब उस 10 लाख के ऊपर नहीं देखना। करेक्ट। अब मैंने उस 5 लाख से 4 ट्रक रेंट आउट किए। अब किसी का भी आप घर रेंट पे लेते हो, क्या पहले दिन ही एडवांस देते हो? यस। पर ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर बिकॉज ऑफ माई ओल्ड वर्क और आई वुड से जो नाम मैंने अपनी नौकरी के दौरान कमाया, जितने ट्रांसपोर्टर्स को मैंने ड्यूरिंग आई वुड से जॉब हेल्प करी टू गेट देयर केसेस सॉल्व्ड। चोरियां होती थी बड़ी बड़ी, मैं पुलिस के साथ रेड करता था, इधर उधर जाता था, बहुत रिस्क लिया। रवि स्टोरी तो एकदम फिल्मी है, बट वो सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे को बाद में काम आए। लोगों ने मुझे ट्रस्ट पे गाड़ियां दी, राइट। उस ट्रस्ट में अगर मैं 50,000 रुपये की रेंटेड गाड़ी लेता हूँ 1 तारीख को, मुझे इसका रेंट कब देना है? अगले महीने की 5 तारीख को। 35 डेज मेरे पास हैं, राइट। ट्रक लिया, ऐसा नहीं कि ट्रक लिया 50,000 रुपये दे दिया। 35 दिन मैंने लग के उस गाड़ी से काम करवाया। मैंने उस गाड़ी को खड़ा नहीं होने दिया। अगर वो गाड़ी मेरे को 60 डेज में 10% छोड़ के जा रही है और मैं 35वें दिन उस 5 लाख रुपए में से 50,000 उसको दे रहा हूँ, आई स्टिल हैव 4.5 लाख रुपीज विद मी। करेक्ट। ठीक है। अब डीजल और टोल की जो हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट। वन इज अ कैश मार्केट, सेकेंड इज योर क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट कैसे काम करती है कि आपको 60 दिन तक काम करना है और बिल प्लस 40 डेज में आपकी पेमेंट आती है। यानी कि डे 1 डे 30 आपने 1 महीना काम किया, उसका आपने बिल रेज करा विद इन 5 डेज। 35 डेज के अंदर 30 दिन की बिलिंग रेज होगी। पेमेंट अभी नहीं आएगी, पेमेंट आएगी बिल प्लस 40 डेज में। ऑलमोस्ट 70 डेज का ये साइकिल होता है क्रेडिट पे। तो यानी कि 1 से 30 तक का पैसा आपको 40 दिन के बाद 10 तारीख को आएगा। टोटल 70 दिन के 70 दिन हो गया मेरे हिसाब से। तो 70 डेज, डे 1 का पैसा अगर मुझे चाहिए 70th डे मिलेगा, तो मुझे 70 दिन का साइकिल चलाना था। बैंक की EMI की डेट फिक्स है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जितना ज्यादा पैसा आप बैंक से लोगे उतना आप पीसफुल बिजनेस कर सकते हो। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माय बिजनेस। लोगों को तो टेंशन होती है, तो पीसफुल बिजनेस कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी फॉर एग्जांपल रवि, मैं आपसे बोलता हूँ यार रवि मेरे को 10 लाख रुपए उधार चाहिए एंड वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, तो मुझे 10 लाख दे देगा। अब तेरा पेशेंस तभी तक है जब तक मैं तेरा पैसा तुझे टाइम तक लौटाऊंगा। किसी वजह से मैंने पैसा तेरा 10 दिन लेट कर दिया, यू मे बिकम हेडेक फॉर मी। फोन मैसेज, फोन मैसेज, फोन मैसेज, तू मेरे को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। अब बैंक आपकी एक EMI की डेट फिक्स है, राइट। आप अगर EMI बाउंस करते हो तो बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपको पेनल्टी मारेगा, आपका सिबिल हिट होगा। अब बिजनेसमैन बनते बनते एक और चीज मेरे को जो समझ में आई वो ये थी कि बैंकिंग को अपनी स्ट्रांग बनाने के लिए बैंक के कमिटमेंट्स कभी फेल नहीं होने चाहिए,
राइट। तो वो जो 6 महीने वाली कहानी थी वो मेरी 10 लाख की 6 लाख मैंने निकाला, इसलिए निकाला कि वो अगर हिला किसी भी तरीके से तो मेरा जो फ्यूचर है वो सारा उसी पे बेस्ड है। यारी दोस्ती का 2% का पैसा, 3% का पैसा आप ले सकते हो मार्केट से इफ़ यू रियली बिलीव, बट वो मेरा इमर्जिंग फेज था। एक डूबता हुआ जहाज और कर्जा ले अपने ऊपर और किसी वजह से फेल हो जाए, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मेरी सिविल उड़ाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते, प्रॉपर्टी सीज करेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि समाज में रह कर के समाज की भी परवाह की जाती है, विच आई पार्शली बिलीव कि यस करनी चाहिए, बट व्हेन आई वॉज क्राइंग फॉर माई ब्रेड एंड बटर नो बडी वॉज देयर। नो बडी मीन्स नो बडी, आई वॉज ऑल अलोन। सो उस सिचुएशन पे मैंने बैंक्स पे ज़्यादा ट्रस्ट किया। मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड यू विल बी अमेज्ड इफ आई से कि मेरे पास मोर देन 15 क्रेडिट कार्ड्स हैं। वाह, वो मेरे लिए एक हेल्पिंग हैंड बने। सो मैंने बैंक को ही अपना फाइनेंशियल पार्टनर बनाया। आई नेवर रेस्ड फंडिंग। मैंने बैंक्स के लोन, आई नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग लोन। मैंने 10 लाख लोन, 20 लाख लोन, ट्रक पे लोन, 30 लाख का लोन मैं लेता गया, बट माई ओनली कॉन्सेंट्रेशन वॉज दैट व्हील ऑफ द ट्रक शुड नेवर बी स्टॉप्ड। Absolutely. अगर वो ट्रक का चक्का रुका तो मेरे ऊपर सरदर्दी शुरू हो जाएगी। बट हर किसी ट्रांसपोर्टर की लाइफ में वो फेज आता है जब धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते हैं तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ट्रक विल ऑलवेज बी ऑफ रोड। कुछ 50 ट्रक हैं तो 5 ऑफ रोड मिलेंगे। क्यों? ब्रेकडाउन होगा, सर्विस होगा। जैसे गार्ड का रिप्लेसमेंट चाहिए होता है संडे के दिन, ऐसे हर गाड़ी का किसी ना किसी दिन तो रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। एंड योर ड्राइवर नहीं अवेलेबल, ड्राइवर नहीं है, एक्सीडेंट हो गई है, बहुत सारी चीजें बाद में सीखने को मिली 3 साल में। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को सोशली प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। सो आई चोज टू गो टू द बैंक। तो उन बैंकों ने मेरे को यहाँ पे सपोर्ट किया और जहाँ भी मैं हूँ आज उसकी बदौलत हूँ रवि। It's great. It's really heartening to hear your story, विनय, एंड कैसे आपने अपने हार्ड वर्क से एक ज़ीरो से शुरू करके आज एक 10 करोड़ की कंपनी, 2 कंपनी Yes. खड़ी की है। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट इतना ही मिलेगा कि बैंक से लोन लेके आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। यस, लोन नॉट फॉर द फन बट यस फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोन को लेते हो और कैलकुलेटिव बिजनेस करते हो, यू विल ऑलवेज गेट विन, दैट आई कैन एश्योर यू। हाँ, आप लोन ले लेते हो और बैंकॉक चले जाते हो उस पैसे से, देन नोबडी कैन हेल्प यू। थैंक यू विनय, एंड आई होप आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो आप हमारे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। एंड in subsequent podcast I would request you to please be our guest for the subsequent podcast. Sure, we can learn from your experiences basically. So how you manage to investigate the cases and what difficulties you faced and how you manage as a private person and how you manage the banks also. So thank you for this and thank you so much, Ravi. Thank you.